हाँ, तो आज 12th का पहला क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ छोटी मोटी जानकारी आपको 5 मिनट में स्पीड में मैं दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोगों को क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12th जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ठीक है। इस क्लास 12th में आपको मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं कि मैं क्या करता हूं, वो तो आप पढ़ाई के अकॉर्डिंग देख लो कि मैं क्या पढ़ाता हूं, अपने बारे में ज़्यादा क्या बताऊं। और डिटेलिंग बात यह है कि मेरे यहाँ से 24 में टॉपर, 25 में टॉपर, 28 में टॉपर, ये सब मैटर नहीं करता है। आपको पता है कि इस ट्यूशन से बिहार टॉपर भी है, हर साल जीरा टॉपर भी, पिछले साल हिमांशु से, लेकिन कहीं भी आपको फोटो वोटो नहीं दिखाई देगा और नहीं हम लगाते हैं, ठीक है ना। हमारा कार्य आप तक एक सही एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाने भर का है। अब उसको तुम टॉपर में कन्वर्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। खैर, दूसरी बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ आपको एक चीज मिल जाएगा। मैं आपको वो पहले दिन से, ठीक है ना, VBI TBI इसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। कोई क्रैश कोर्स करने नहीं आया है कि गेस गेस की चर्चा करना शुरुआत दिन से चालू कर दे। पहला दिन गए और गेस चालू, क्या मतलब है? हम लोग पढ़ने आए हैं। गेस की चर्चा कब होनी चाहिए? जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तब गेस की बात कीजिएगा, नवंबर के बाद, ठीक है ना। तब तो नहीं बोली निकलेगा, तब तो आप बोल भी नहीं पा रहे होंगे कि ये एकदम रट लो। तो एग्जाम के करीब में जो गेस किए वो उस पर चुप हो जाइएगा और एग्जाम से पहले खूब पढ़ पड़ेगा, तो ये तो गलत बात है। तो अभी आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट रखनी है, किस बात है प्यारे बच्चों? बेस पर। पूरा बेस से आराम से पढ़िए, गेस उसके चक्कर में कुछ नहीं होता है। क्योंकि कहने के लिए वैसे ही लोग फेंक देता है कि मेरा सब टकरा गया, सब टकरा गया, लेकिन जब रियल चेक होता है तो समझ में आता है क्या टकराया क्या नहीं। 2 नंबरी 5 नंबरी की बात नहीं कर रहा हूं, पर ऑब्जेक्टिव अपना स्वरूप बोर्ड एग्जाम्स में बदल रहा है, छन छन बदल रहा है। उसको कोई पकड़ नहीं सकता है कि यह ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। उसके कई रूप हो सकते हैं। उससे बचने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव बना के रखिए, ताकि आपको कभी कोई ऑब्जेक्टिव नया दिखाई दे तो सोचने समझने की क्षमता आपके पास हो कि हम उससे बना सके कि ये ऑब्जेक्टिव ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुई एक बात। तो इसको कैसे बनाया जाए? तो हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा कि हम लोग पढ़ेंगे और घर पे आप जो क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, और उस क्वेश्चन को आप बना कर आओगे, फिर हम उसका हल करेंगे। तो दोनों आदमी मिलकर देखेंगे कि कहाँ पे हमारा क्या दिक्कत आ रहा है। दूसरी चीज है, हम लोग यहाँ पर स्टडी पैकेज की चर्चा करेंगे। स्टडी पैकेज एकदम टॉप क्लास की होगी। स्टडी पैकेज और प्लस में आप सभी लोगों को क्या लेना है बुआ? एनसीईआरटी। इस बुक को नहीं छोड़ना है 12th में, ठीक है ना। 12th में ये बुक ले लेना, और प्लस हम लोग आपको क्या देंगे बगल में? स्टडी पैकेज। ये दोनों बुक ही हम लोग को क्या करना है? फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या देना है बुआ? टेस्ट। और आप इस ट्यूशन में आए हो प्यारे बच्चों, तो कुछ बातें आपको और जान लेनी चाहिए। कुछ इस ट्यूशन के नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, जो हम 12th में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब पहले भी थी, थोड़ा और बृहत लेवल पे करना है। जैसे आपको सबसे पहली बात, आप लोगों को बस 3-4-5 दिनों के बाद सबका एडमिशन वाला प्रक्रिया करवाना चालू कर देंगे, सबका एडमिशन करवाएंगे, ठीक है ना। एडमिशन से क्या होगा कि जैसे मान के चलिए एक रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। तो रोल नंबर 1 कुछ काम होता है, जैसे कि फेयर किए होंगे आप लोग कॉपी का, तो ये पता करना होता है कि फेयर किए हैं कि नहीं किए। पहले आपके पास हथियार है कि नहीं लड़ने के लिए। कई बच्चा फेयर करवे नहीं करता है, कई बच्चा कोई कुछ टॉपिक छोड़ दिया हुआ है। तो हम जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको क्या करेंगे? चैप्टर चेक करवाएंगे। तो चेक करवाएंगे तो आप ये रहिएगा ना कि हाँ भाई चलो कॉपी हमको चेक करवाना, तो पूरा भर लेते, जहां जहां पे दिक्कत हो वहां वहां क्या करते, भर लेते। तो पहली बात ये। दूसरी बात, आपको ये चेक करवाने के बाद आपको देना पड़ेगा टेस्ट। क्या देना पड़ेगा बुआ? टेस्ट। आप टेस्ट छोड़ नहीं सकते, ये कोई नहीं कि हम टेस्ट छोड़ दिए। टेस्ट छोड़ दोगे तो फिर मेरे यहाँ पढ़ने का क्या मतलब हुआ? तो टेस्ट में आपका रिजल्ट आया कि पहला आदमी ने पहला चैप्टर में 90% नंबर लाया। कितना परसेंट लाया? 90%। फिर दूसरा चैप्टर में लाया 85%। तीसरा चैप्टर में लाया फिर 90%। तो हम निश्चिंत रहेंगे आपके लिए कि चल हर चैप्टर में टेस्ट अच्छा लेके आ रहा है। पर कोई ऐसा बंदा है जो पहला चैप्टर में टेस्ट लाया मात्र 45%, तो इस पे तो फिक्र करने वाली बात है कि ये बंदा 45% क्यों लाया। तो आपसे हमारी मुलाकात कब होगी? जब ऑफिस में सब चढ़ा हुआ रहेगा आपके नाम का, तब हम शाम को देखेंगे कि भैया कौन कौन बच्चे ने क्या लाया। तो अब हम चेक करेंगे कि ये लड़का, इस लड़का का पहले कितना अच्छा नंबर आ रहा था, क्या बात है कि चौथा चैप्टर में इतना नंबर आया। तो हमारे पास डेटा रहेगा तब ना देखेंगे आपका। फिर हम आपसे बुलाएंगे और आपको पूछेंगे कि भैया दिक्कत कहाँ आ रही है, हमको पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है या आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। आप हमारी दिक्कत बताओ कि सर शादी था, छूट गया था क्लास, या हम इस टॉपिक को नहीं समझ पाए थे। तब हम लोग उसको बैठकर आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे। एक्स्ट्रा क्लास का ये मतलब होता है
कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे कि हाँ बैठो हम तुमको अकेले पढ़ा देते हैं, या 4-5 बच्चों का ग्रुप है, या छुट्टी जैसे दशहरा को छुट्टी हो गया तो घर मत जाओ, हमारे साथ बैठो हम पढ़ा देते हैं तुमको। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपर ध्यान रख पाएंगे आपका। उसके बाद क्या होगा, ऐसा करने से आपका 45% जो भी वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और फिर आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे अकेले आपके लिए कि फिर से तुम टेस्ट दो, और फिर तुम टेस्ट में कितना ले आओगे 90, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो भाई तुम्हारा अगला चैप्टर चालू होगा। तो एक तो ये आपके रोल नंबर नहीं रहेगा तो ऐसा हो पाएगा। यहाँ पे किसी ट्यूशन में सिस्टमेटिक है, कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई जा रहा है, 4 महीना पहले कोई आया था नहीं आया था, मतलब समझिए चल क्या रहा है, ऐसे आप आगे बढ़ पाइएगा बताइए। आपको पता है बाहर जो जाइए कोटा वगैरह सब में तो क्या होता है, रिजल्ट आने से पहले टॉपर का फोटो सट जाता है। तो आप लोग मूवी वगैरह देखते होइएगा, टॉपर आता है उसको लेकर रात भर में लगा देता है शहर में। कैसे पता चल जाता है उसको कि यही टॉपर होगा, वो इस चीज से पता चलता है। जो इसमें चैप्टर बाई चैप्टर अच्छा कर रहा है तो क्या वो आगे अच्छा नहीं करेगा, आएगा भूत वाला क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा जो यहाँ पूछता है। इसीलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्या ठीक करना बुआ, चैप्टर बाई चैप्टर। अगर तुमने मान के चलिए एक बात बताओ, क्या कोई आदमी पूरे साल भर सेम पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हो सकता है किसी एक महीने उसका तबीयत खराब हो जाए या अच्छा ना लगे, तो होता है ना कि चलो भाई जो भी पाप किए सो किए हैं, लेकिन अब एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के वक्त में जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना ठीक से, उसको ढंग से पढ़िए लेते हैं हम। तो ये आपको एक भार हो जाएगा आपके ऊपर कि एग्जाम तक हमको क्या करना है, पढ़ाई की इंटेंसिटी को बढ़ा देना है। ठीक, तो ये एग्जाम हुआ। दूसरी चीज क्या हुई प्यारे बच्चों कि ये हो गया, प्लस आप सभी लोगों को स्टडी पैकेज देना होगा। स्टडी पैकेज, ठीक है, रोल नंबर, स्टडी पैकेज क्या है, उस सब के लिए हमको क्या चाहिए, आपके एडमिशन होने के साथ आपको सीट नंबर मिलेगा। तो आप रहिएगा तब भी या नहीं रहिएगा तब भी वहां पे आपको सब पता चल जाएगा कि किस बंदे को मिला किसको नहीं मिला, रोल नंबर के हिसाब से आदमी मैनेज करेगा आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात, रोल नंबर होने से आपको फायदा क्या मिलेगा कि जैसे आप किसी दिन क्लास में नहीं आए हो तो वहां पे कैमरा में तो सब दिख रहा है, तो आपको अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है। वहां जो आदमी बैठता है वो आपको कैमरा में देख अटेंडेंस बना देगा कि 5वां नंबर बेंच खाली है, मतलब वो बच्चा नहीं आया है, 6ठा नंबर खाली वो बच्चा नहीं आया है। इससे फायदा क्या होगा, जिससे 5वां नंबर बेंच खाली वो बच्चा नहीं है तो आपको फोन जाएगा घर पे कि भैया आप आज नहीं आए थे, तो जी सर मेरे साथ ये समस्या हो गई तो हम आज हम नहीं आ पाए, तो आपकी आज की क्लास तो छूट गई। तो फिर आपको हम व्हाट्सएप नंबर लेंगे और उस व्हाट्सएप पे आपको क्या करेंगे, उस वीडियो लेक्चर को जो क्लास में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं क्या करूंगा आप तक पहुंचा दूंगा कि आप देख लो और देख करके तब कल वापस आना। तो आपकी तो सुविधा हो गई आपको कि चलो भाई हमारा क्लास छूट भी गया तो हमको जरा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन ऐसा डेली नहीं हो सकता है, एक दिन 2 दिन हो गया, महीना में 2 बार हो गया तो हम लोग ऐसा कर देंगे, बाकी होगा तो फिर आपसे बात करेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सारी सुविधाओं के लिए क्लास का सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। और सिस्टमेटिक होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, एडमिशन वाली प्रक्रिया कराएंगे, सबको एक सूत्र में बांधेंगे और अपने काम पर क्या करेंगे, चालू करेंगे। हमें प्रोसेस करना है कि भर दिन एडमिशन में फसल रहना है, बताइए। एक बनाना है ना कि इन बच्चों के साथ आगे बढ़ना है, इतने बच्चों पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, तब देखिएगा आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल होगी वो टॉप क्लास की होगी, समझे, तो उसमें दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये आपके पास एक बैकअप क्लास की सुविधा भी होगी। तो ये सारी चीजों के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। पूरी स्टडी पैकेज का लिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है ना, आप लोगों को एक साथ ही सारा बंडल आपको मिल जाएगा एडमिशन के वक्त, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं आप सिलेबस के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं 12th फिजिक्स। किसकी चर्चा कर रहे हैं बुआ, 12th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। अब हमको एक बात बताइए प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, जब भी कोई वैज्ञानिक एनसीईआरटी का बुक लिख रहा होगा, तो वैज्ञानिक ने लिखा हुआ, बहुत स्कॉलर आदमी से एनसीईआरटी लिखा हुआ है बैठ करके, तो क्या वो पागल तो नहीं हो, कोई कोई के बाद कोई चैप्टर रखा होगा। हर चैप्टर सजाने का तो कोई क्रम सोचा होगा ना। वो ऐसा तो नहीं किया होगा कि चलो न्यूटन ने गति का नियम पढ़ाते हैं 12th में और प्रकाश को डाल देते हैं 11th में, विद्युत धारा 11th में पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे 12th में, ऐसा हो क्या, नहीं। तो सजाया कैसे गया इस पूरे कहानी को। एक तो कई लोग गलती क्या करते हैं, एनसीईआरटी का बुक छोड़ के अलूल जलूल अपने मन से जो मन वो चैप्टर चालू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत स्कॉलर लोग सब लिखे हैं कि किसके बाद क्या होगा। तो आइए जरा सा हम उस चीज को समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। और बिहार बोर्ड ने बिहार बोर्ड बोल रहा हूँ, बिहार बोर्ड के सिलेबस में पूरा पढ़ना है, सीबीएसई में थोड़ा कट कर दिया गया है। तो नया वाला एनसीईआरटी में से कई सारा चैप्टर, कई सारा टॉपिक हटा दिया गया है। तो हम लोग कौन से हिसाब से पढ़ेंगे, पुराने वाले, नए वाले के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। नया वाला तो पढ़ लोगे तो पुराना वाला में तो नया वाला हैवे करे,
ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको सिलेबस समझाता हूं कि 12th क्लास में सिलेबस कैसे बना हुआ है, ठीक है, फिजिक्स का। तो देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम था, जिस वैज्ञानिक का नाम था, पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुना उनका। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब क्या किए थे कि एक पतंग को उड़ा रहे थे, और वो पतंग किस चीज का था प्यारे बच्चों? वो धागा नहीं होता एल्युमिनियम का पतला सा या कॉपर का कॉइल होता है, उसके धागा से ऐसे पतंग को उड़ा रहे थे। अचानक बिजली कड़की और उनके हाथ में झटका लगा। झटका लगा तो वो एकदम दंग हो गए। झटका लगा कहाँ से? कभी भी किसी चीज को समझना है तो आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखोगे क्या होता है, तो आप कहानी सच्ची समझ में आएगी। अभी आप बेंच पे बैठे हुए, आपको अभी झटका लग जाए, तो आप सोर्स ढूंढोगे ना, कहाँ से झटका लगा, कहाँ करंट उरेंट तो नहीं, यहाँ पे तार वार तो नहीं लगा, कहाँ से ही साला। अगर तुमको तार दिख गया, ओ ये तार से लगा, तो तुम निश्चिंत, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो भर दिन साला लगा कहाँ से, तो करंट तो रास्ता तो है नहीं, इसमें लगा कहाँ से, झटका कहाँ से लगा। अब तुम तुम्हारा दिमाग वहां पे चलेगा कि नहीं चलेगा? कितनों हम तुमको बोलेंगे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम रात भर सोचते रहोगे साला झटका लगा कहाँ से, हम बैठते हमको झटका लग कैसे जाता है वहां पर। समझ रहे हो? उसी प्रकार उन लोगों ने सोचना चालू किया। तो सोचते सोचते उनको एक शब्द मिला, जो शब्द इसके पीछे जिम्मेवार था, उनका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या जिम्मेवार था बउआ इसके पीछे जो लग रहा था? आप समझ रहे हो कि कहानी कहां से आई? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बोला कि हमको किसके बारे में पढ़ना चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो बोला इलेक्ट्रिक चार्ज ना दो तरह से काम करता है। तो बोला कैसे काम करता है? तो बोला एक बार इलेक्ट्रिक चार्ज जब रुका हुआ रहता है, और एक बार जब इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा होता है। तो बोला एक मिनट, रुका हुआ रहता है। अब एक बात बताओ, प्लास्टिक पर इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता, क्योंकि कुचालक है। लेकिन लोहा पर दौड़ सकता है। तो अगर मैं बैलून लेकर के बाल को ऐसे रगड़ता हूं तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर। तो क्या प्लास्टिक पर इलेक्ट्रॉन जाकर चुपचाप रुकल रहता है कि नहीं रुकल रहता है? लेकिन लोहा पे तो दौड़ जाएगा। तो बताइए, एक बार चार्ज रुका हुआ है और एक बार चार्ज दौड़ रहा है। तो जब चार्ज रुका हुआ है तो उसको कौन सा स्थिति कहते हैं बउआ हम लोग? रेस्ट। और जब चार्ज मोशन में आता है तो उसे क्या बोलते हैं बुआ? मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? मोशन। अच्छा, मोशन को तो एक बात बताइए, कौन रुका हुआ है? चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो। और रेस्ट को एक और नाम से पुकारते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, समझे? तो क्या बन के तैयार हो गया बुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसके बारे में पढ़ेंगे बुआ? किस कंडीशन में पढ़ेंगे? अच्छा, और अगर ये किस में आ गया तो अब फिर वही शब्द लेके आएंगे। लेकिन आपको पता है मोशन को क्या बोलते हैं? करंट। नहीं बोलते पानी में बहुत करंट हो रही है, धीरे धीरे ये करंट का मतलब क्या हुआ? पानी में धारा बहुत स्पीड है। तो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? करंट। तो बुआ यहां पर कौन सा शब्द लग जाएगा? क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट बुआ? इलेक्ट्रिक। अब सुनिएगा, तो ठीक है सर, दो गो चैप्टर बन के तैयार हो गया हमारा। ठीक है, नहीं, खेल और चालू हुआ। खेल क्या चालू हुआ? जब हम किसको पढ़ने गए, किस कंडीशन में, तो इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता था। ठीक है, कितने तरह से पढ़ा जा सकता था बुआ? दो तरह से। एक, जब इसके पास क्या हो बउआ? डायरेक्शन। और एक, जब इसके पास डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रभाव को पढ़ने के कितने तरीके? एक, जब इसके पास क्या लेके पढ़ेंगे, और एक जब इसके पास क्या लेके नहीं पढ़ेंगे। और जिसके पास डायरेक्शन होता है पता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर। और जिसके पास नहीं होता है उसको स्केलर। इतना बात समझ में आया? तो आप बताइए, तो पहला चैप्टर का जो नाम पढ़ा ना प्यारे बच्चों, वो पढ़ा, ये पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर का नाम क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये चैप्टर किसके बारे में पढ़ाता है आपको? किस अवस्था में?
किस गुण के साथ? स्केलर के साथ। और ये पढ़ाता है किसके बारे में? किस अवस्था में, किस गुण के साथ? तो आप समझ में आया? अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहला चैप्टर में आने वाला सब कुछ क्या मिलेगा और दूसरा में आने वाला सब कुछ? इतना बात क्लियर है? तो ये पहला और कौन सा चैप्टर हुआ? दूसरा। क्या ये दो चैप्टर में आप अलग अलग बात पढ़ते हैं कि एक ही बात को पढ़ते हैं? एक ही बात को पढ़ते हैं। किसको बुआ? कौन से कंडीशन में? बस खाली तरीका अलग अलग होता है, एक वेक्टर और एक। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? और तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? जब ई दोनों से निकलेंगे तब ना इसमें जाएंगे। तो तीसरे चैप्टर के नाम, आप चलो दुनिया बोला कि ठीक है अब कहानी खत्म कर देना चाहिए, 3 को चैप्टर हो गया, अब आपका 12th हो गया, बंद कर देना चाहिए, इतने हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन फिर एक खेल आ गया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑरेस्टेड। क्या नाम था बुआ उसका? ऑरेस्टेड। वो क्या कर रहे थे, कंपास नहीं होता है वो कंपास जिससे आप देखिएगा बच्चों में देखते हो साउथ नॉर्थ रहता है, ना हिलते रहता है, जिन्हें करोगे उन्हें हिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो अपना लेके खेल रहे थे ऐसे। खेलते खेलते क्या हुआ, ऐसे आपको कहानी बता रहे, खेलते खेलते क्या हुआ, करंट जा रहा था तार से, तो उसके नीचे ऐसे किए तो कंपास हिल गया। हिल गया? कंपास को तो खाली चुंबक हिला सकता है, यहाँ पे चुंबक कहां से आया? अब ये बात कुछ ऐसे ही है जैसे कि आपका पेन जो है वो आप यहाँ रखो जाके सट जाए दीवार में, तो सोचोगे नहीं पेन कैसे सट गए मेरे, क्या है इसके अंदर, दीवार में क्या है? तुम्हारे लिए कैसे अचंभत की बात है, उसके लिए अचंभत की बात थी कि भाई विद्युत धारा, तो विद्युत धारा वाला चीज हुआ, इसमें चुंबक कहां से आ गया? चुंबक अलग चीज है, विद्युत धारा अलग चीज है। क्या हुआ क्या हुआ? फिर स्विच ऑफ कर दिया, फिर चुंबकवा काम करना बंद कर दिया, और जब ऑन करे तो फिर काम करे। तो समझ गया, अच्छा लगता है विद्युत धारा अपने साथ साथ चुंबक का गुण भी लेके दौड़ रहा है, तभी तो उसको हिला दे रहा है। तो इससे एक नया कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं चैप्टर नंबर में, चौथा चैप्टर में क्या बोलूंगा बउआ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। आप बताइए, इतना तक समझने पे कोई दिक्कत? ये समझ में आया कैसे काम किया? आप बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के दो तरीके, एक रेस्ट में, एक रेस्ट में पढ़े तो कितने तरीके? 2 वेक्टर और एक, 2 चैप्टर का निर्माण हो गया। मोशन में आया तो कौन सा हुआ? पर करंट अपने साथ क्या लेकर घूम रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। कहानी खत्म, दुनिया एकदम शांत। ठीक है भाई, अब 4 को चैप्टर है तो इसी से पढ़ के 12 खत्म कर लेंगे। सब कूद गए माइकल फैराडे। बोलते 1 मिनट 1 मिनट, जब हम तुमको पेन दे सकते हैं तो तू भी तो हमको पेन दे सकता है। जब हम तुम्हारे दोस्त है, जब हम तेरा मदद किए तो तू भी तो मदद कर। अब यही बात यहां अप्लाई किया। जब एक विद्युत धारा चुंबक उत्पन्न कर सकता है तो क्या एक चुंबक विद्युत धारा का नहीं उत्पन्न कर सकता है? उल्टा, जब एक विद्युत धारा कौन सा क्षेत्र उत्पन्न किया, तो क्या कोई चुंबक का क्यों नहीं विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है? इसके बारे में खोजना चालू किया कि इसके बारे में ब्रेन लगाओ ब्रेन लगाओ। कौन? माइकल फैराडे। कौन ये था? तो बोला कि पहले तो वो काम करो, पहले चुंबक क्या है वो तो पढ़ लो, तब ना चुंबक के बारे में जानेंगे कि चुंबक से क्या हो सकता है। तो बोला ठीक है, 5वां नंबर चैप्टर बना दो इसको। इसको क्या बोलेंगे बुआ? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या बोलेंगे बुआ इसको? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बात समझ में आया? तो हम इसके अंदर चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पदार्थ का चुंबक बना सकते हैं, कौन कौन सा पदार्थ चुंबक नहीं बनेगा, ये सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर। लेकिन मुख्य सवाल क्या है कि चुंबक से विद्युत धारा आना चाहिए। मुख्य सवाल यही है ना। चुंबक, मैग्नेट क्या लेकर आए? इलेक्ट्रिक करंट लेकर आए, और ये हो गया, उन्होंने खोज दिया इस नियम को। तो उन्होंने मैग्नेट से क्या उत्पन्न किया? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो 2 शब्द को मिलाएंगे, मैग्नेट और प्लस इलेक्ट्रिक करंट, तो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बन जाएगा? तो अगला चैप्टर का नाम क्या पड़ा हुआ? छठा चैप्टर का नाम बोलिए, क्या नाम पड़ा हुआ? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, और एक शब्द लगेगा इंडक्शन। ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है, बस इतने समझो। अभी इसने क्या किया बुआ? इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेट से क्या उत्पन्न कर दिया बुआ? इलेक्ट्रिक। अब आपको इतना कहानी समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या हुआ? क्या हुआ?
चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार रुका हो तो दूसरा चैप्टर था, गति में आया तो करंट आया, करंट से ये गुण आया तो उल्टा सोचना था हम लोगों को। तो उल्टा के लिए क्या पढ़ना था हम लोगों को? मैग्नेट। और मैग्नेट से क्या उत्पन्न करवा दिए बुआ? अब एगो आप, अब इतने पे कहानी खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब क्या हुआ, एगो नया खेल आ गया। नया खेल क्या है कि हम ये मशीन बना तो दिए, लेकिन ये मशीन जो करंट उत्पन्न कर रहा था ना, इसको एसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो जो वो क्या करता है, जब जनरेटर से करंट आया तो हम लोग इससे पहले जितना करंट पढ़ रहे थे वो ऐसा करंट था, एक समान दृष्ट धारा। कौन सी धारा? लेकिन इससे जो करंट आया वो ऐसे आया, एक के मरते करंट आगे जाए, वह करंट आप कहाँ आ जाए, पीछे आ जाए, मतलब ऐसा एक बार आगे एक बार पीछे, फिर एक बार आगे फिर एक बार पीछे। तो इसको प्रत्यावर्ती बोलेंगे ना, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है कि आज होगा तो कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, फिर तरसों नहीं होगा, फिर उसके बाद होगा। इसी को ना अल्टरनेट कहते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, आज फिर कल नहीं होगा, फिर कब होगा, परसों, फिर तरसों नहीं होगा, फिर एक एक छोड़ छोड़ के। तो ये बताइए, डायरेक्ट करंट इससे उत्पन्न हुआ कि इससे अल्टरनेट करंट उत्पन्न हुआ? अल्टरनेट करंट। कौन सा करंट? जिस करंट के बारे में हम लोग कभी जानते नहीं थे, तो इससे को नया करंट उत्पन्न हो गया। तो बोला भाई, अगर इसके बारे में अगर नया करंट उत्पन्न हुआ तो जानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इसके बारे में अगला चैप्टर बना दिया गया, जिसका नाम क्या था बउआ? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट बउआ? अल्टरनेटिंग करंट। इतना बात आप लोगों को समझ में आया चैप्टर का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन एक बात और यहां पर देखने को मिला। क्या मिला? अल्टरनेट करंट में क्या होता था, एक के मरते चार्ज आगे जाए अब फिर रुक जाए, फिर आगे जाए स्पीड में, फिर रुक जाए, मतलब ऐसे आप क्या हो रहा है, चार्ज स्पीड में जा रहा है फिर रुक जा रहा है। तो ऐसे चार्ज में मोशन हो रहा है। आपको पता है मोशन के कारण जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? अब काइनेटिक एनर्जी, एक के मरते स्पीड हो गया इलेक्ट्रॉन का और एक के मरते जाकर रुक गया। अब रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। खत्म हुई कि नहीं हुई? और एनर्जी का ना ही तो उत्पत्ति होता है और ना ही तो विनाश, वो सिर्फ एक रूप से कहां बदलता है, दूसरे रूप में। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो आगे गया और क्या हुआ, रुक गया। तो रुक गया तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगा, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा वो खोया है। रुक गया मतलब कौन सी ऊर्जा खत्म हो गई उसकी, गतिज ऊर्जा क्या हो गई। तो अब वह ऊर्जा किस में बदल जाएगा, उष्मा में, मतलब किसी और रूप में। और ऊर्जा के प्रवाह को ही तरंग कहते हैं। तरंग मतलब वेव। ऊर्जा के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, वेव। तो अब यहां पर क्या आ गया प्यारे बच्चों, क्या आया, वेव। और ये वेव लाया किसने बुआ, किसकी वजह से वेव आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8वां बना है उसका नाम बोलो तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव बुआ? हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक खत्म। कहानी समझ में आया कैसे पूरी कहानी चल रही है, ये कैसे कहानी चल रही है बच्चे लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज का यहां पर ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ने के दो, एक में क्या रहेगा और एक में क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो और मोशन में रहेगा तो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी पढ़ने के कौन कौन, कौन सा, वेक्टर क्या बोलेंगे, स्केलर क्या बोलेंगे। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ क्या लेकर आएगा, लेकिन उल्टा चेक करने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर उल्टा चेक किए तो आ गया, उसका नाम क्या पड़ा। लेकिन ये अलग तरह का करंट लेकर आया, उस करंट का नाम क्या पड़ा। और ये अपने साथ एक और चीज लेके आया। ठीक है, तो कहानी खत्म हो जाना चाहिए 12th का। पर मामला अभी और बिगड़ा। क्या बिगड़ा वो बताते हैं। अब चालू होगा एनसीईआरटी के सेकेंड बुक। जो ये वेव आया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक बात बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन है, अब मरल जैसन जा रहा है, रुक गया तो थोड़ा एनर्जी उत्पन्न किया, काइनेटिक एनर्जी बदल गया। अब कोई कस के आएगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी, तो एनर्जी एक जैसी होगी, एनर्जी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो एनर्जी के अलग अलग प्रवाह से तरंग का निर्माण भी अलग अलग होता है। जैसे वो रेडियो तरंग, जो रेडियो सुनते हो ना, वो तुमको उतना हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक्सरे, एक्सरे प्लेट रखता है, एक्सरे में देखते हो ना, एक्सरे करवाओगे तो प्लेट रखेगा, बार बार नहीं करेगा।
वो एक बार बोझा निकलो यहाँ से, बार बार एक्सरे करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो बताइए तरंग एक प्रकार के कि तरंग बहुत प्रकार के होंगे? बहुत प्रकार के होंगे। उसमें से 7 गो में से एक गो तरंग का नाम है दृश्य प्रकाश, लाइट, जो ये है। तो बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक प्रकार कौन है बउआ? तो लाइट के बारे में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस लाइट से हम लोगों को चीजों को देख पा रहे हैं। तो लाइट की जो उत्पत्ति का बीज है वो कहाँ है? तो अब हमारा जो, कई लोगों को क्या लगता है एनसीईआरटी पार्ट 1 खत्म हो गया ना, अब पार्ट 2 नया चीज है। पागल, नया चीज कहाँ है? वो तो इसी से निकल रहा है, वो नया चीज नहीं है। तुमको समझ में नहीं आ रहा वो अलग बात है, ठीक है ना। तो आप बताइए बउआ, चैप्टर नंबर क्या में स्टार्ट होगा? 9 में। किसके बारे में पढ़ेंगे बउआ? ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश के बारे में। तब पूछा गया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश किरण है कि प्रकाश तरंग है? तो बोला गया दोनों है, न तरंग है न किरण है, बल्कि क्या है? तो बोला कि एक काम करो, पहले तुम इसको किस रूप में पढ़ो? किरण के रूप में, जिसको रे बोलते हैं, और फिर तुम किसके रूप में पढ़ोगे? तरंग के रूप में। तुम तो बोले कि पहले अलग पढ़ लिए, पहले अलग पढ़ लिए, लेकिन ये है तो दोनों। इनर किरण है, आना वेव है, बल्कि दोनों है। तो दोनों है तो पहले अलग अलग पढ़ लिए, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो अगला चैप्टर का नाम आएगा जिसको बोलेंगे डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब समझे कि दोनों प्रकृति है इसके पास, समझे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड, क्या बोले बउआ? यहां आपको नहीं दिख रहा है? वेव ऑप्टिक्स है ना, अब ये चुनिया रहा है, ठीक है ना। क्या है बउआ? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब बउआ ठीक है सर, तो अब क्या कर रहे हैं? आप तो हो गया डुअल नेचर पढ़ लिया, अब कहानी खत्म कीजिए। खत्म कैसे होगा? बात क्या हुआ पता है? ये जो प्रकाश बॉल, प्रकाश ये निकाल रहा है, ये जो प्रकाश निकल रहा है, आपको क्या लग रहा है प्रकाश निकलने का? पता है साइंस क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में निम्न कक्षा से कहां भेजिए? उच्च कक्षा में। तो वो क्या रखा होगा? एनर्जी रखा होगा, और जब वो वापस आएगा तो उस लिए हुए एनर्जी को छोड़ देगा। जब गया था तो एनर्जी लेकर गया था निम्न से उच्च में, और वापस आएगा तो अब वही एनर्जी जो छोड़ेगा वही तो प्रकाश है। ये प्रकाश कैसे निकल रहा है? वही जो इलेक्ट्रॉन जो गया वापस आया होगा तो प्रकाश छोड़ के गया होगा। तो आप बताइए, आपको बिना एटम के बारे में जाने हुए और बिना उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाने हुए आप इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं आगे पीछे? तो आपको अगर ये लाइट निकालना है तो किसके बारे में जानना होगा पूरा? और एटम कितना मजबूत है कितना कमजोर है वो उसका नाभिक बताता है, न्यूक्लियस। कितना कस के पकड़ ले होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या है उसकी। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एटम के साथ 13वां चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा बुआ? न्यूक्लियाई, ठीक है। और ऐसा करके हम प्रकाश, यानी प्रकाश देकर इलेक्ट्रॉन को निकाले या इलेक्ट्रॉन देकर प्रकाश को निकाले, ऐसी क्षमता एक वस्तु में काफी अच्छी होती है, जिसको अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर। आप देखो तुम्हारे मोबाइल में प्लेट में सेमीकंडक्टर होगा, इस टीवी में सेमीकंडक्टर होगा पूरा लगा हुआ प्लेट में पीछे, कैमरा में हर जगह क्या लगा हुआ है? सेमीकंडक्टर। इस रिमोट में सेमीकंडक्टर लगा होगा। तो बताइए हम सब जगह किससे घिरे हुए हैं? इसका इस्तेमाल कहाँ करवा रहे हैं? सेमीकंडक्टर पे करवा रहे हैं। तो हमको अगला चैप्टर क्या पढ़ना चाहिए बुआ? सेमी कंडक्टर। और इस सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़कर क्या करेंगे? मशीन बनाएंगे। कौन सा मशीन बनाएंगे? मोबाइल फोन। क्या बनाएंगे बुआ? मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, कैलकुलेटर, यही सब ना बनाएंगे। तो आप बताइए, मोबाइल फोन का ऐसे होता है कि हम फोन लगा लिया, किसी आदमी को फोन लगा देंगे, ओ तेरा फोन कर ले, तो फोन नहीं उठाला, ये बड़ा हमारे पास फोन कहाँ है? जब फोन ना हो तेरा पास तो क्या नाम फोन कर दिली तो ना। तो बताइए अगर आपको उस आदमी से बतियाना है तो क्या क्या चाहिए? उसके पास ही फोन चाहिए, तुम्हारे पास ही फोन चाहिए, दोनों के पास सिम भी चाहिए, नेटवर्क भी होना चाहिए, ताकि यहां से वो फोन लगाओगे तो कहां जाओगे? वो नेटवर्क वहां जाएगा टावर के पास, और टावर से वहां, वहां से वहां। तो ये पूरी व्यवस्था बनी हुई कि नहीं बनी हुई है? क्या हम ऐसे ही कम्युनिकेशन कर लेते हैं, संचार ऐसे ही किसी से बात कर लेते हैं, या एक व्यवस्था फॉलो करना पड़ता है? तो इस पूरे चीज को सीखने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 15 आता है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम,
ये हमारा क्या हुआ बउआ, ये बताता है कि हम कैसे कैसे किसी आदमी से बतियाते हैं, मॉडर्न क्या है, www क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सब इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा 12th क्या कहानी क्या हो जाता है बुआ, ये है हमारा पूरा कहानी 12th का। अब आप बताइए, हर एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है कि नहीं? आप बताइए, अगर एक भी बंदा फिजिक्स के एक को चैप्टर में गायब हुआ तो बताइए उसका पूरा का पूरा फिजिक्स कहाँ जाएगा, धर्मरा कर रह जाएगा। शिक्षक बताएगा तभी तो बच्चों के अंदर पता चले कि भाई फिजिक्स न छोड़िए तो गड़बड़ा जाएगा। केमिस्ट्री में क्या है, फिजिकल खराब होगा तो ऑर्गेनिक से निकल जाओगे, ऑर्गेनिक खराब होगा इनऑर्गेनिक से निकल जाओगे। मैथ में क्या है, कैलकुलस होगा तो डिटर्मिनेंट से निकल जाओगे। फिजिक्स में क्या है, ये तो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। समझ में आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने आपके लिए बैकअप की व्यवस्था की। गलती से पूरे साल भर में किसी के मामी का ब्याह हो, किसी के मामा का होता है ना, किसी का ब्याह हुआ होता रहता है, किसी का तबीयत खराब हो जाए, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमारे चैप्टरवा छूट गए। आपको बैकअप मिलते रहना चाहिए, ये तो आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो अब आपको ये पूरी कहानी समझ में, ये एनसीईआरटी कैसे सजाया गया है। ठीक, अब आपको ये 12th खत्म हो गया, अब आपकी क्लास बंद हो गई। ठीक है ना, अब आप सीधे मिलेंगे एग्जाम के बाद। ठीक है, तो बच्चे लोग आपको अब इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब आपको सारा ध्यान लगाना। तो आप समझ गए पूरे इस साइंस की कहानी क्या है। तो आपको क्या लगता है, सही है कोई भांग पी के चैप्टर डाल दिया होगा? लेकिन यहाँ के टीचर्स ज्यादा एडवांस है, वो कहते हैं एनसीईआरटी को मानवे नहीं करते। वो कहता है हम अपने हिसाब से चालू करें, कोई 5वां चालू कर ले रहा है, कोई 8वां चालू कर ले रहा है, कोई सेकंड बुक चालू करता है, कोई फर्स्ट बुक चालू करता है, कोई मतलब है नहीं। तो आप समझिए कि हर कुछ है क्या है बुआ, एक बॉन्डिंग है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये सब मोती है। अगर आपको कोई 15 को मोती हाथ में रख दे, आप बोलेंगे एकदम मोती एकदम कीमती चीज हो, तो तुम भर दिन ऐसे रहोगे। कोई बतिया गया, ध्यान ध्यान न हटो, ध्यान न हटो, चुपचाप रहो। ठीक है ना, गिर जाता हूँ। पूरा ध्यान तुम्हारा सुबह शाम जागते उठते तुम्हारा ध्यान इस पर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि मोती अलगे है। लेकिन अगर उस मोती को अगर हम एक धागा में पिरोह दे और तब तुम्हारे उंगलियां फंसा दे, तो तुम ऐसे में निकलोगे ना। क्यों की बात बोला ना, है ना? उससे आराम से बतियाओगे। यही हाल है, जब कोई मास्टर किसी टॉपिक को बांध नहीं पाता है ना, तो बच्चा दिन भर ना कॉपी लेके परेशान रहता है। कोई टोकेगा, अरे आप शांत रहो, पढ़े दो ना, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है ना। और जिस आदमी को पता है कि कैसे काम करना है, वो आदमी बोलना भाई क्रिकेट खेले, चलो चल शाम के चले, अब चले जाए, क्योंकि वो टेंशन फ्री है। तो इसी हिसाब से आपकी कौन सा टॉपिक पर कितना डर है वो आपको डिपेंड करता है कि आपको किया कैसे गया है। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अब रह गए इसके मार्क्स सिस्टम कि सर जी ये कैसे कैसे आता है, ठीक है ना, कितना कितना आता है। तो देखिए, हम इसको मानते नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमारा बोर्ड एग्जाम 2 गुना कर दिया है। 3 क्वेश्चन के लिए 6 गो पूछता है 5 नंबरी, और 10 गो 2 नंबरी के लिए 20 गो 2 नंबरी, अब बनाना 10 गो है। अब 35 के लिए क्या 70 गो, तो सीधे क्वेश्चन 2 गुना हो गया है। और 11th का वो एग्जाम, 11th या कोई भी चीज 12th में नहीं आता। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नहीं कोई भी चीज नहीं, एक वर्ड यूज नहीं होगा, जहां होगा हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है ना बच्चे लोग, चलिए अब एक बात बताते हैं। ठीक, तुम 12th को लेकर निश्चिंत रहो, जितना खाली बोलते करो, सबसे रिलैक्स हम रहते हैं। किसी मेरे 12th वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, एकदम रिलैक्स, थोड़ा लेट से भी आए, रिलैक्स रहे, आपको लगेगा साला सारा मास्टर कितना परेशान है, ये देखो तो ये घूमने भाग जाता है, ये नॉर्मल रहता है, कभी सुनता नहीं है हमारा से। ठीक है ना, बाकी मास्टर बांस लेके बांस बजा रहा है एकदम, एकरा ये कुछ नहीं कर रहा है। भैया हमारा काम है आपसे ऑब्जेक्टिव करवाना, सब्जेक्टिव नवंबर के बाद एग्जाम के वजह जो पढ़ाते हैं ना, बोले कि चैप्टर खत्म होगा तो एग्जाम होगा, उस वक्त अभी हम कितना सब्जेक्टिव याद करा लेंगे, तू रहेगा 10 दिन के बाद। और लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़वा लेंगे तो वो रहेगा, समझ रहे हो। और अगर मेरा सब्जेक्टिव नहीं टका तो तुमको क्या लगता है, गाली नहीं दे रहा होता सब कमेंट में, नहीं कह रहा था कि भाई नहीं टक रहा, नहीं टक रहा, पूरा ओपन खुला हुआ है। तो भाई हम तो 5 मिनट रात में खाली मिल जाए तो उसमें तुमको पूरा सब्जेक्टिव बता देंगे, ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई नहीं करवा सकता, ऑब्जेक्टिव आपको अभी से करना है। सब्जेक्टिव तुम नवंबर के बाद पढ़ सकता है कि बल किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, लेकिन आवेश पे तुम ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकता, वो तुम्हारे बस का बात नहीं है। समझ रहे हो ना। इसीलिए आपको क्या करना है बुआ, हमारा नियम अलग है, बाकियों का नियम अलग है। हमारा सिस्टम पूरे सीतामढ़ी से थोड़ा अलग ही दिखाई देगा, ये थोड़ा अलग टाइप के चलने वालों में से। ठीक है ना, तो आप इसको देखिए, परिभाषा एकदम बच्चा वाला देंगे कि आपको एकदम चुटकी में याद हो जाए। ठीक है ना, वैसे टाइप की परिभाषा होगा। अब एक बात बताइए, पहला यूनिट, देखो ये यूनिट है, चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, चैप्टर 15 है, यूनिट कितने हैं 10। तो यूनिट के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ देखो, एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आ गए कि नहीं आ गए, लेकिन इसमें एक ही है, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है। तो आप देखिए, तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कितना चैप्टर, कितना नंबर है? 8। लेकिन 8 है तो समझिए दुगुना कर लो तुम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो दुगुना कर रहे हैं, तो 16 नंबर पूछेगा, 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, तो उसके आसपास, ठीक है ना, इतना होगा। इलेक्ट्रिक करंट से तुम दुगुना कर लो, 14। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट, इसमें 2 चैप्टर आएगा, चौथा पांचवा, कितना? 8। फिर उसके बाद बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट से, 2 चैप्टर से, 8। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से दोगुना कर लो, 6। अच्छा, ऑप्टिक्स से दोगुना कर लो, 28 नंबर, ठीक है ना। अच्छा, डुअल नेचर से दोगुना कर लो, 8। एटम एंड न्यूक्लियाई से दोगुना करोगे तो 12। और सेमी कंडक्टर कितना दोगुना करोगे? कम्युनिकेशन सिस्टम 7, दोगुना करोगे 14। ये हमारे पास है, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो, अगर तुमको गर्दा उड़ाना है ना, तो तुम इस 3 चैप्टर को पकड़ लो। एक इसको पकड़ लेना है हम लोगों को, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक ऑप्टिक्स। लेकिन सवाल है, अभी ये सब बकवास क्यों करना? अभी तो हम पढ़ने आए हैं ना, कि अभी हम वीवीआई करने आए हैं, बताइए तो। वीवीआई की कहानी छठ के बाद, अभी आप बेफिक्र होकर पढ़िए। एक बात बताइए, मेरे पास आए हो तो भरोसा होगा तभी ना। आपको क्या लगता है कि हम आपको ऐसे डूबने देंगे? जो आदमी सीतामढ़ी को रात रात भर का नशा चढ़ा सकता है, ठीक है ना, कि मेहनत कैसे किया जाता है, ठीक है ना, तो आप बस निश्चिंत होकर पढ़िए, आपको डूबने नहीं देंगे। सही टाइम पे सही काम हम करवा लेंगे। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप चुपचाप रहिए। ये तो वैसे वाला बात हुआ कि हमारा काम है समुद्र में जहाज लेके जाना और आना, ये मेरे हर साल का काम है। अब कोई आदमी पैसेंजर बैठेगा और वो हमारे जहाज को गाइड करेगा कि सुनिए ना, एने से निकालिए ना, तो एने कर से, है ना। हमको पता है कि आगे पूरा सलाब मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? चुपचाप बैठो, चुपचाप, हमारा सिखेबे तू। बात समझ में आ रहा है? और अगर उसके हिसाब से चलेंगे, आगे जाके डूब जाएगा। जा, आपको अपना सोचना चाहिए था सर, ठीक है। ये हिसाब होता है। तो आप लोग बस बैठे रहिए, हम आपके नैया को पार लगा देंगे, ठीक है ना। आप लोग बेफिक्र होकर बैठे रहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपका यूनिट वाला मैं आपको दे देता हूँ। आप इस चैप्टर वाला को जरा सा उतार लीजिए, सब चैप्टर का नाम उतार लीजिए। 15 को चैप्टर है ना, सबका नाम दिख जाएगा ना आप लोगों को। जहां आपको दिक्कत होगा, श्याम बांट दो तो, जहां आपको दिक्कत होगा वहां पे वो सब आपको दे दे रहा है, पेपर में देख लीजिएगा।